हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका एनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 से संबंधित यह हम 5वां प्रैक्टिस सेट लाए हैं, जिसमें हम लोग साइंस से 20 और सोशल साइंस से 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस सेट में देखेंगे। पिछले सेट में हम लोग जो है साइंस, रीजनिंग और सोशल साइंस के प्रश्न देखे थे। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिला है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं पहला नंबर प्रश्न को कि विलियन का सबसे प्रमुख गुण कौन सा है। विलियन जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसका सबसे जो प्रमुख गुण है उसमें से इन ऑप्शंस में से कौन होगा। तो जी हाँ बच्चों, इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि विलियन का जो सबसे प्रमुख गुण है वह होता है उसका समांग होना। समांग विलियन किसको कहते हैं? तो समांग विलियन उसको कहते हैं जिसमें जैसे हम लोग चीनी और पानी का घोल तैयार करते हैं जिसे शरबत के रूप में जानते हैं, तो वहाँ पर चीनी के कण पानी में इस प्रकार से घुल जाते हैं कि वो दिखते नहीं हैं, तो ये समांग विलयन है। जैसे दूध और पानी का मिश्रण जो है समांग विलयन है, तो ये विलयन का एक सबसे प्रमुख गुण है जिसको का ये है कि वो समांग होता है। और ऐसे तो मिलने के लिए मिश्रण भी है कि हम लोग जो है बालू पत्थर को मिला देते हैं, वो दोनों एक साथ मिल जाता है, मिक्सचर तो कहलाता है, लेकिन हम उसको विलयन नहीं कहेंगे क्योंकि उसके कण अलग अलग दिखते रहते हैं। तो यहाँ पर विलयन का सबसे प्रमुख गुण क्या हो गया? उसका समांग होना। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है हमारे स्क्रीन पर कि रेत के कुछ कण, रेत के सूक्ष्म कण का जल में होना किसका उदाहरण है? तो रेत का जो सूक्ष्म कण है वो जब जल में रहता है तो वहाँ पर जल में रहने के कारण जो है उसके कण, रेत के जो कण हैं वह दिखते रहते हैं, तो इसलिए वो विलयन, कोलाइड या निलंबन किसका उदाहरण है? तो रेत के कण का जो जल में उपस्थित होना है वो एक यानी हम कह सकते हैं कि यह निलंबन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका दूसरे नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, तीसरा प्रश्न आ गया है हमारे स्क्रीन पर कि यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। हमारे स्क्रीन पर तीसरा नंबर सवाल है कि जल में अल्प विलय कौन है? इनमें से जो जल में कम घुलने वाला पदार्थ कौन सा है? स्टार्च है, नमक है, फिटकिरी है या फिर चीनी है? तो नमक और चीनी के बारे में तो हमें उदाहरण लेना ही नहीं है क्योंकि ये जल में पूरी तरह घुल जाता है और हम लोग इसे रोज़ जो है देखते हैं, हमारे उपयोग में रोज़ है। या तो यहाँ पर तीसरा जो अब हम प्रश्न के लिए ऑप्शन बचते हैं स्टार्च और फिटकिरी, तो इसमें से जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जल में अल्प विलय जो है वो स्टार्च है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है चौथा कि द्विअंगी यानी बाइनरी विलयन में कितने पदार्थ होते हैं? तो बाइनरी अंग्रेजी का शब्द है, बाई का अर्थ होता है दो, तो यहाँ पर द्विअंगी हिंदी में भी लिखा है। द्विअंगी विलयन जो भी होगा उसमें मतलब दो पदार्थों का वह विलयन होगा। ऑप्शन नंबर ए, चौथा नंबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है सबसे करेक्ट आंसर के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 है हमारे स्क्रीन पर कि चीनी के विलयन में चीनी की विलेयता किस बात पर निर्भर करती है? यानी चीनी किस विलयन में कितना अधिक मात्रा उसमें घुल पाएगी, यह बात इनमें से किस पर डिपेंड करती है? तो याद रखिएगा कि जो विलयन होता है यानी जो घोल है वो विलयन के नाम से जाना जाएगा। जो अपने अंदर पदार्थ को घुलाता है उसको विलय कहते हैं और जो घुलता है वो विलायक कहलाता है। तो चीनी एक विलायक है और पानी विलेय है, तो चीनी की जो विलेयता है यानी घुलने की जो क्षमता है, अधिकतम चीनी जो घुल सकता है वह उस विलयन के तापक्रम पर डिपेंड करेगा। यानी अगर हम लोग विलयन का ताप बढ़ा देंगे तो उसके चीनी के घुलने की मात्रा जो है बढ़ जाएगी। इसीलिए देखिएगा कि हलवाई जो है जब ये तैयार करता है मिठाई के लिए या जलेबी बनाने के लिए, तो वहाँ पर वो क्या करता है कि पानी में जो चीनी घोलता है तो वह आग पर उसे गर्म करता है ताकि चीनी की जो अधिकतम मात्रा है वह वहाँ घुल सके। यही कारण है, तो हम ये कह सकते हैं कि चीनी की विलेयता जो है वो चीनी तापक्रम के बढ़ाने के कारण जो है बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल छठा है कि चीनी का अणुसूत्र क्या है? सबसे इजी सवाल है, आप लोग बहुत आसानी से इसका जवाब कर सकते हैं। चीनी का जो
अनुसूत्र है उससे पहले हम लोग एक एक करके जानते चलते हैं। लेकिन दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमसे पहले उत्तर कर पाते हैं तो आप कमेंट करके उत्तर ज़रूर बताइएगा, ताकि पता चल सके कि तैयारी किस लेवल की चल रही है। चीनी का अनुसूत्र है इनमें से, यहाँ पहला जो है वो NaCl है, जिसको सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, यह नमक का अनुसूत्र है। दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट का अनुसूत्र है। तीसरा जो है यह ग्लूकोज किसका है, ग्लूकोज का अनुसूत्र है। और चौथा डी जो है यह हमारा चीनी का अनुसूत्र है। चीनी से टूट करके ग्लूकोज बनता है। दूसरा है कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। पहला है NaCl नमक सोडियम क्लोराइड। दूसरा CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा है C6H12O6 यह ग्लूकोज के रूप में जाना जाता है। और फिर जो हमारा चौथा है C12H22O11 डी ऑप्शन चीनी का अनुसूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 है हमारे स्क्रीन पर कि नमक और जल के वास्तविक विलयन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। जी हाँ, नमक और चीनी का जो वास्तविक विलयन है यह इसमें कौन सा कथन सत्य। तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लोग जब विचार करेंगे कि नमक और जल का वास्तविक विलयन के संदर्भ में जो सही कथन क्या होगा, तो याद रखिएगा नमक और जल का जो वास्तविक विलयन है यह इसमें वास्तविक विलयन का उदाहरण है। इस कारण इसमें निलंबन के कण दिखते नहीं हैं, यानी पूरी तरह चीनी हो या नमक हो पानी में घुल जाता है, निलंबन का कण बाकी रहता तो फिर वो टिंडल, जैसे पानी में रेत की जो कण बाकी रहते हैं वहाँ निलंबन का कण वो बाकी रहता है, इसलिए वहाँ क्या करता है कि वह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। पानी में अगर रेत घुला रहे तो, वहीं अगर पानी में चीनी या नमक घुला है तो यहाँ पर क्या होगा कि वो दिखने वाला कण है नहीं, यह वास्तविक विलयन हो गया, एक समांग विलयन के रूप में जो पूरी तरह से घुल गया। तो यह क्या होगा, पारदर्शक और अस्थायी होगा, यह टिंडल प्रभाव प्रदर्शित नहीं करेगा। ना हम इसके कणों को देख सकते हैं, ना ही छान करके हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 8 है कि जब तेज प्रकाश पुंज चौक, जिसे हम लोग बोर्ड पर पढ़ाने के क्रम में ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं चौक से, जो कि ये चूना पत्थर का बना रहता है तथा जल में निलंबन पर पड़ती है, तो यानी कह रहा है कि जब किसी पानी में चौक अगर घुला है तो वहाँ पर अगर निलंबन पड़ती है तो क्या होगा। तो ये 8वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण किसी पानी में अगर चौक घुला है और उस चौक पर पड़ती है तो वहाँ पर उस निलंबन के कण के कारण, यानी चौक जो पूरी तरह से घुलता नहीं है पानी में दिखता रहता है, उसके कारण जो है वहाँ पर प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि प्रकाश जो है वो चारों तरफ फैल जाएगी। स्कैटरिंग ऑफ लाइट की जो घटना है यह यहाँ पर घटित होगी। जी हाँ, 8वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जनरल साइंस की तैयारी जो है एनक्यू स्टडी पर बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही इजीली तैयारी हो जाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबाइए ताकि सबसे पहले आप तक अपडेट्स पहुंचे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और इससे पहले वीडियो अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा। प्रश्न है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीजन में जलना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो मैग्नीशियम को Mg को अगर हम लोग वायु की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते MgO प्राप्त करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड Mg+O MgO, तो यहाँ पर यह जो घटना है यह एक प्रकार का ताप अपघटन अभिक्रिया के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में से कौन पदार्थ नहीं है। तो अगर पदार्थ की परिभाषा ली जाए कि पदार्थ किसको कहते हैं, तो पदार्थ जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, तो वो पदार्थ के रूप में जाना जाता है। यानी पदार्थ तीनों अवस्था में है। पदार्थ जो है वो ठोस अवस्था में भी है, पदार्थ जैसे धूल कण है, यह पदार्थ की ठोस अवस्था है। उसी प्रकार पदार्थ जो है द्रवीभूत अवस्था में है, द्रव अवस्था में जैसे जल है, और वायु जो है यह प्रकाश की गैसीय अवस्था है। तो यहाँ पर ये तीनों जो है जल, वायु और धूल कण ये पदार्थ हैं, लेकिन ऊष्मा जो है यह पदार्थ की अवस्था नहीं है। यानी यह ऊष्मा जो पदार्थ का गुण है कि स्थान घेरता है और उसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है, उसको फॉलो नहीं करता है। अर्थात 10वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे
सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे स्क्रीन पर। अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन गलत कथन है। जी, जो तीन सही कथन है लेकिन एक इनमें से गलत कथन है और वही गलत कथन जो है सही जवाब है हमारे इस प्रश्न का। कह रहा है कि पदार्थ कणों का बना होता है, बिल्कुल सही जवाब है कि पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों का बना होता है। बी ऑप्शन है कि पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जी हाँ, तो पदार्थ इतना छोटे छोटे कणों का बना होता है कि हम लोग उसको आंखों से नहीं देख पाते, उससे भी छोटे छोटे कणों का बना होता है, जिसको देखने के लिए हमने सूक्ष्मदर्शी का यानी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो है ये एकदम छोटे छोटे कणों का बना हुआ है कौन? पदार्थ। तीसरा है कि पदार्थ के कण अनवरत गतिशील होते हैं। तो जी हाँ, पदार्थ के जो छोटे छोटे कण हैं वो लगातार गतिशील रहते हैं और पदार्थ के छोटे छोटे कण आपस में एक दूसरे से एक फोर्स, एक बल के द्वारा बंधे रहते हैं। उसको कहते हैं क्या चीज़? तो उसे कहते हैं अंतराअनुक आकर्षण बल। और जो जगह छोटी छोटी जगह होते हैं उसको कहा जाता है अंतराअनुक स्थान। लेकिन डी ऑप्शन जो है कि पदार्थ के कण स्थिर होते हैं, तो पदार्थ के कण स्थिर नहीं होते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी गलत कथन है, इसलिए यह सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 12 है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यानी CO2 जो गैस है इसको द्रवीभूत कैसे किया जा सकता है? तो CO2 गैस को द्रवीभूत करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि हमको तापमान को घटा करना होगा और उसका प्रेशर यानी दाब को बढ़ाना होगा। तो 12 का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि ताप को घटा करके तथा दाब को बढ़ा करके हम लोग क्या कर सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को गैसीय अवस्था से द्रवीभूत, जैसे हमारा LPG रहता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम, तो उसी प्रकार से उसको जो है लिक्विफाइड बनाने के लिए ताप घटाकर और दाब को बढ़ाकर किया जा सकता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है कि वाष्पन का वेग निर्भर करता है। वाष्पन का वेग किन बातों पर निर्भर करेगा? तो कितनी तेजी में किसी द्रव का वाष्पन हो रहा है, यानी द्रव जो है वो ये द्रव अवस्था से कितनी तेजी में गैसीय अवस्था में परिवर्तन कर रही है, यह किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो यह डिपेंड करता है कि जो वाष्पन की क्रिया हो रही है उस वक्त उसका तापमान कितना है, तो यानी ताप पर भी यह बात निर्भर करेगा। दूसरा पृष्ठीय क्षेत्रफल है कि कितने क्षेत्रफल पर जो है वाष्पन की क्रिया हो रही है। और तीसरा है कि द्रव की प्रकृति है कि द्रव जो है वह किस प्रकार का है, उसका महत्तम घनत्व कितना है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है सही जवाब है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि इनमें सभी पर वाष्पन का वेग क्या निर्भर करता है, इनमें से सभी पर वाष्पन का वेग निर्भर करता है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से किसका अंतराअनुक बल सबसे मजबूत होगा। जी हाँ, तो अंतराअनुक बल जो है जल, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड, यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो जल जो है ये द्रव अवस्था है, उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह गैसीय अवस्था है, लेकिन सोडियम क्लोराइड जो खाने का नमक है यह पदार्थ की ठोस अवस्था है। अर्थात 14वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सोडियम क्लोराइड NaCl जो है जो खाने का नमक के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं, यह ठोस अवस्था में है और ठोस अवस्था का जो अंतराअनुक बल होता है वह सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी सबसे सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे स्क्रीन पर कि किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। जी हाँ, तो द्रव अवस्था से वाष्प की अवस्था में जो परिवर्तन है वाष्पन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। उसी प्रकार गैसीय अवस्था से जो है जैसे बादल का बनना है वो संघनन कहलाता है, लेकिन द्रव से पानी का भाप बन के उड़ जाना यह क्रिया वाष्पन की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे सही जवाब है। अगले प्रश्न है 16 नंबर सवाल है कि निम्न में से कौन ऊर्ध्वपातित हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ऊर्ध्वपातित है क्या। तो याद रखिएगा ऊर्ध्वपातित वैसी घटना को कहते हैं कि कोई पदार्थ, जो पदार्थ तीन अलग अलग अवस्थाएं हैं, भौतिक अवस्था जो है ठोस, द्रव और गैस का, उसमें से अगर
बात करें हम लोग बर्फ, जो पदार्थ की ठोस अवस्था है, और फिर वो जब हम लोग बर्फ को गर्म करते हैं तो वो जल यानी पदार्थ की द्रव अवस्था में आता है, फिर उसको और गर्म करते हैं तो वह गैसीय अवस्था में वाष्प यानी भाप बनकर उड़ता है। लेकिन इसमें अगर बात किया जाए कि जो पदार्थ की अवस्था है, ठोस अवस्था है, उसे गर्म किया जाए तो वह बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधा जो है गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाए तो ये ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाती है, कि ठोस से सीधा गैस हो जाना। उसी प्रकार जब उसको संघनित करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वह गैस से बिना द्रव बने हुए सीधा ठोस अवस्था में आ जाएगा, तो वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया कहलाएगी। ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया क्लोराइड जो है यह ऊर्ध्वपातित होने का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 17 नंबर सवाल है हमारे स्क्रीन पर कि पदार्थ द्वारा अधिकृत स्थान क्या कहलाता है। तो पदार्थ जो स्थान अधिकृत करता है, जितना जगह वह लेता है, वह उसका द्रव्यमान घनत्व को नहीं बल्कि उसके आयतन को यानी उसके वॉल्यूम को, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, अंग्रेजी में कहेंगे वॉल्यूम को, जो है वह प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर डी 17वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 18 है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड का केल्विन स्केल में होता है। जी हाँ, तो 50 डिग्री सेंटीग्रेड कितना केल्विन के रूप में जाना जाएगा। तो इस 18वां नंबर प्रश्न के लिए जो सबसे सही जवाब होगा वो क्या होगा, तो याद रखिए हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है, तो 273.15 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड 273.15 केल्विन होता है। इसमें 50 और ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.15 तो रहेगा, 3 तो ये हो जाएगा 7 5 12 2 2 1 3 यानी 323.15 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए 18वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही जवाब हो जाएगा। हम लोग सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको कवर करा रहे हैं ताकि जो प्रश्न आपकी नज़र से गुजरे वो परीक्षा में आने पर आपसे वापस नहीं जाना चाहिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सबसे पहले अपडेट मिलेगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक एक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिए। सवाल है कि जल है, पेट्रोल है, अल्कोहल है और ईथर है, इसमें वाष्पन के वेग का सही क्रम क्या होगा, यानी सबसे पहले कौन वाष्पित होगा, फिर उसके बाद कौन, फिर उसके बाद कौन, और सबसे अंतिम में वाष्पन की क्रिया किसमें होगी। तो 19वां नंबर प्रश्न का जो सही जवाब होगा कि सबसे पहले पेट्रोल, फिर अल्कोहल, फिर ईथर और सबसे आखिर में जो होगा वो जल, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है अगला हमारे पास 20वां नंबर प्रश्न है कि किसी द्रव का पर दाब बढ़ाने से उसका क्वथनांक में क्या परिवर्तन आएगा। तो किसी द्रव का अगर हम लोग दाब बढ़ाते हैं तो दाब बढ़ाने के कारण उसके क्वथनांक क्या होगा, बढ़ जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी इसका सबसे सही जवाब होगा। दोस्तों हमने अभी 20 प्रश्न को विज्ञान से इसमें कवर किए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स में 20 में 20 नंबर दिलाने के लिए उपयुक्त साबित होगा। चलिए हम लोग मिलते हैं। का जन्म कहाँ हुआ था। जी, दो जो प्रमुख धर्म के बारे में हमें पढ़ना है, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, आपका जन्म जो है वह नेपाल के कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया कौन सा सिद्धांत जोड़ा था। तो स्वामी महावीर जो है वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। उससे पहले जैन धर्म में 23 तीर्थंकर गुजरे हैं। तो महावीर स्वामी ने जो है ये पार्श्वनाथ के सिद्धांत में अपना एक नया सिद्धांत जोड़ा था, उसका नाम था ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मचर्य को जो है इन्होंने अपनी जोड़ा था। नेक्स्ट सवाल है कि श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो श्वेतांबर एवं दिगंबर एक ही धर्म के दो अलग अलग संप्रदाय हैं। इनका संबंध जो है वो जैन धर्म से है। जब ये अकाल की स्थिति उत्पन्न हुई थी तो कुछ लोग जो है स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो है
यहाँ रुके थे कुछ भद्रबाहु के नेतृत्व में। ये दोनों का जब सम्मेलन हुआ उसी में दो अलग अलग ग्रुप बन गए थे, जो श्रवणबेलगोला से आए थे वो और जो बिहार में जैन रह गए थे वो आपस में जो है अलग अलग ग्रुप बन गया। वे श्वेतांबर और दिगंबर के नाम से जाने गए, जो जैन धर्म के अलग अलग संप्रदाय हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि आर्यों की सभ्यता किसे मानी जाती है। तो इस चौथा नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब होगा कि आर्यों की सभ्यता, आर्य जो है जो माना जाता है कि आर्य का जो आगमन भारत में हुआ है वह मध्य एशिया से हुआ है, यानी जो अभी आधुनिक ईरान इराक का जो एरिया है वहाँ से आर्य भारत आए थे और ये नवपाषाणिक युग की सभ्यता थी। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, ये वैदिक सभ्यता में आए थे। ऑप्शन नंबर सी चौथा नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन सा था। तो आर्य का जो सबसे प्रमुख पशु था वह था गाय, यानी इसका ए सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ। तो महात्मा बुद्ध का जो प्राण त्याग का ये है उसे महापरिनिर्वाण के नाम से जानते हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं हैं अलग अलग नामों से जाना जाता है। प्राण त्याग की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। आप घर से जब निकले थे उसको महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। प्रथम उपदेश जो दिए थे उन्हें धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। तो ये महापरिनिर्वाण यानी इनकी आपकी जो मृत्यु का ये है, यह सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर सी यानी कुशीनगर में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम वचन क्या कहलाता है। तो अभी हम बताए हैं आपको कि बुद्ध के द्वारा, महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सारनाथ में वचन दिया गया था प्रथम प्रवचन, उसको प्रथम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसका बी सही उत्तर होगा। एक एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो इस चैप्टर से आने की संभावना है हम उसको इसमें कवर कर रहे हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि सभी अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और अगर यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे आप जरूर लाइक कीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। जी, इस 8वां नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग जो है उसमें कौन सा सिद्धांत नहीं था। तो इसका सही जवाब है सम्यक चरित्र जो है बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध के शिष्य थे। तो गौतम बुद्ध के शिष्य के रूप में अगर बात किया जाए तो आनंद एवं उपाली ये भी शिष्य रहे हैं, कश्यप ये भी शिष्य रहे हैं, सारिपुत्र एवं गौदरलायन यह भी ये इनके शिष्य रहे हैं। आनंद एवं उपाली शिष्य, गौतम बुद्ध के शिष्य की बात हो रही है तो ये भी इनके शिष्य है, ये भी शिष्य हैं और यह भी शिष्य हैं, अर्थात 9वां का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा कि उपयुक्त में से जितने हैं वो सभी इनके शिष्य रहे हैं। अगला सवाल है कि किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान अलग अलग संप्रदाय में हुआ। जिस प्रकार से जैन धर्म दो अलग अलग संप्रदाय में विभाजित है उसी प्रकार से बौद्ध धर्म जो है हीनयान एवं महायान संप्रदाय में विभाजित हुआ। यह था कनिष्क का शासनकाल का समय था, यानी इसका बी सही उत्तर होगा। याद रखिएगा कनिष्क के शासनकाल में ही चौथा बौद्ध संगति जो कि कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। इससे पहले 3 अलग अलग बौद्ध संगतियाँ हुआ है महात्मा बुद्ध के ये में जो है बाद बौद्ध धर्म का 4 संगीतियाँ हुआ है प्रमुख। प्रथम जो बौद्ध संगीति हुआ था वो राजगीर में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था वो वैशाली में, तीसरा बौद्ध संगीति जो हुआ था वो पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में ही हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो पिछले प्रश्न में हम बताए थे, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि गौतम बुद्ध की जो गृह त्याग की घटना है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो यह महाविनिष्क्रमण, जी, गृह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण, प्रथम प्रवचन को जो है ये महाधर्म चक्र परिवर्तन के नाम से, और प्राण त्याग की घटना को जो है यह प्राण त्याग की घटना महापरिनिर्वाण के नाम से
जानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना कहाँ किए थे? जी, 12वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध संघ की जो स्थापना है यह सारनाथ में किया गया था, और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है धर्म चक्र प्रवर्तन, यह भी सारनाथ में ही दिया है। बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया है? तो सारनाथ में ही इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया है। सवाल है कि बौद्ध धर्म के भारत में पतन का क्या कारण नहीं है? यानी बौद्ध धर्म का जो पतन भारत में हुआ है, भारत इसका प्रमुख कारणों में से कौन सा एक कारण नहीं है? तो ब्राह्मणवाद में सुधार, यह एक प्रमुख कारण है कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में सुधार लाया गया, जिससे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार घटा। बौद्ध विहारों की संपत्ति है और बुद्धिजीवियों की भाषा संस्कृत का प्रयोग है, और राजसी संरक्षण की कमी है। तो अगर नहीं की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा कि राजसी संरक्षण की कमी नहीं थी। गौतम ये सम्राट अशोक महान के शासनकाल को संरक्षण जो है, अशोक का संरक्षण बौद्ध धर्म को प्राप्त रहा है। तो इस प्रकार से हम ये नहीं कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म को किसी राजा का संरक्षण प्राप्त नहीं था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि गौतम बुद्ध किस कुल से संबंधित थे? तो गौतम बुद्ध का जो संबंध रहा है वह शाक्य कुल से आपका संबंध था, अर्थात 14वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है कि गौतम बुद्ध का संबंध शाक्य कुल से रहा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि निम्न में से प्राचीनतम वेद कौन से हैं? तो वेदों की कुल संख्या जो 4 है, इसमें से सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है। तो ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। याद रखिएगा, ऋग्वेद में कितने 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। सबसे प्राचीनतम वेद जो है वह ऋग्वेद ही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा किया करते थे? जी, तो ऋग्वैदिक कालीन लोग जो है ऋग्वेद के दौरान जो है लोग ऋग्वैदिक काल में जो है लोग पूजा करते थे, वह थे प्रकृति की पूजा थे, यानी प्राकृतिक पूजक लोग थे उस वक्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर होगा। सवाल है कि ऋग्वैदिक समाज किस प्रकार का समाज था? तो ऋग्वेद के समय में जो समाज था या ऋग्वैदिक समाज जो था वह मुख्य रूप से पितृ सत्तात्मक समाज था, यानी पिता की सत्ता वाला समाज था। तो पैतृक समाज कह सकते हैं, पितृ सत्तात्मक समाज कह सकते हैं, और इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि वेद का क्या अर्थ है? तो वेद का जो अर्थ है कर्म, पूजा, सुनना या फिर ज्ञान। तो वेद का अर्थ मुख्य रूप से ज्ञान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए 18वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में प्रथम किस वर्णन का उल्लेख किया गया है? जी, हम आपको अभी पीछे बताए हैं कि ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तो इसके पुरुष सूक्त में जो है सबसे पहले जो मतलब सर्वप्रथम जो वर्ण का उल्लेख है वह ऑप्शन नंबर इसका 19वां का डी हो जाएगा कि शूद्र वर्ण का उल्लेख किया गया है। ये भारतीय जो वैदिक काल के दौरान जो सामाजिक व्यवस्थाएं थी उसमें भारतीय समाज जो है 3 वर्गों में बटा था। प्रथम 4 सामाजिक जो है 4 रूप से कैटेगराइज किया गया था। एक था जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये प्रमुख 4 रूप से जो है उस वक्त समाज कैटेगराइज था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल 20वां है कि ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में जो मंडलों की संख्या है वो 10 है। ऑप्शन नंबर ए 20वां नंबर प्रश्न का सही जवाब होगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कौन है? यानी अभी जब हम शुरुआती दौर में आपको बताया कि जैन धर्म का जो ये है स्वामी महावीर जो हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, और प्रथम तीर्थंकर के रूप में जो जाने जाते हैं वह है ऋषभदेव। और ऋषभदेव जो है प्रथम तीर्थंकर हैं, और इनसे 24वें तीर्थंकर महावीर से पहले जो है वो पार्श्वनाथ हैं, और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि सर्वमान्य मत के अनुसार आर्य कहाँ के मूल निवासी थे? तो जी, सर्वमान्य मत के अनुसार जो अधिकांश लोगों का ऐसा मानना है कि आर्य जो थे वो मध्य एशिया के निवासी थे, अर्थात अफ्रीका, मध्य एशिया जो कि आधुनिक इराक का क्षेत्र है वहाँ के निवासी थे।
हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपको ऐसे ही उपलब्ध कराते रहेंगे और इससे आपकी तैयारी पूरी हो जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो आप अपना इसे करिए ही और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी इससे बेहतर फायदा उठाएं। प्रश्न है कि उपनिषद मुख्यतः किस प्रकार के ग्रंथ हैं? जी 23वां नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है कि उपनिषद जो है वह राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक या दार्शनिक ग्रंथ हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कि उपनिषद जो है वह मुख्य रूप से एक दार्शनिक ग्रंथ है, अर्थात डी 23वां नंबर प्रश्न का डी सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित वर्गों में से किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? जी 24वां नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? तो उपनयन संस्कार करने का जो अधिकार नहीं था वह था शूद्र को, यानी ऑप्शन नंबर डी 24वां नंबर प्रश्न का सबसे सही जवाब है कि शूद्र यह समाज के 4 वर्णों में ये सबसे निम्न वर्ग का वर्ण समझा जाता था, उन्हें उपनयन संस्कार का अधिकार प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट है कि प्राचीन भारत में द्वितीय शहरीकरण कब हुआ था? तो प्राचीन काल की बात हो रही है। प्राचीन भारत में जो द्वितीय शहरीकरण का कार्य हुआ था वह था, इसका सही उत्तर के रूप में जो आंसर जाना जाएगा 25वां का ऑप्शन नंबर सी के प्राक मौर्य काल में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो हम अभी इसको शुरू में भी किए थे, ये प्रश्न रिपीट आया है कि हीनयान और महायान जो है यह मुख्य रूप से ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान जो है बौद्ध धर्म, जिन कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति हुई थी और उसी में बौद्ध धर्म 2 अलग अलग संप्रदाय हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया था। ऑप्शन बी इसका सबसे सही जवाब है। सवाल है कि जिस बोधि वृक्ष के नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे किसने नष्ट कर दिया था? तो गौतम बुद्ध को जिस बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उसे शशांक ने जो है नष्ट कर दिया था, इसलिए और इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई है? जी तो गौतम बुद्ध को हम सभी जानते हैं कि गया जिला में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति गया जिला में किस नदी के तट पर हुई है? तो निरंजना नदी के तट पर हुई है, या इसी को फल्गु नदी के नाम से भी जानते हैं। निरंजना नदी में ही लोग जो है पिंडदान करते हैं, याद रखिएगा। निरंजना नदी के तट पर जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसे अन्य नाम फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ लोग पिंडदान करते हैं। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? जी ये बहुत ही आसान प्रश्न है, आप भी इसका उत्तर कमेंट करके बता सकते हैं कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम वर्धमान नहीं बल्कि सिद्धार्थ है। अब इसका ऑप्शन नंबर 29 का बी सबसे सही जवाब हो जाएगा। और वर्धमान जो है स्वामी महावीर के बचपन का नाम है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट था। तो गौतम बुद्ध के समकालीन जो मगध सम्राट थे वह थे कौन? बिंबिसार मगध सम्राट, जो हर्यक वंश के संस्थापक हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार जो है गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि चौथी बौद्ध संगीति किसके काल में हुई है? तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और यह बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32 है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? जी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन जो है अगर ध्यान से देखा जाए तो हम पीछे अभी बताए हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, तीसरा बौद्ध संगीति जो है वो पाटलिपुत्र में हुआ था सम्राट अशोक के वक्त में, और चौथी बौद्ध संगीति जो है वो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो ये याद रखना है और इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, उसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन तो ये अभी वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब हो जाएगा। सवाल है कि ऋग्वेद आर्यों के युद्ध देवता कौन थे? ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता के रूप में कौन जाने जाते हैं? जी 34वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही जवाब है कि ऋग्वैदिक आर्यों के युद्ध देवता के रूप में जो जाने जाते हैं वह है इंद्र देवता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। सवाल है कि ऋग्वेद में वर्णित दशराज युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? जी, दशराज युद्ध जो है यह किस नदी के तट पर हुआ था? तो इस 35वां नंबर सवाल का जो सही जवाब है कि यह पारुष्णी नदी के किनारे दशराज युद्ध लड़ा गया था। अगला सवाल है कि महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को जो है ये ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है। यह ऑप्शन नंबर सी के रूप में सही उत्तर जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो सांची का स्तूप बनवाने का जो श्रेय जाता है वह सम्राट अशोक को जाता है। सम्राट अशोक जो है ये मौर्य वंश के तीसरे शासक हैं। हालांकि मौर्य वंश की स्थापना जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया और उसके बाद जो है ये बिंदुसार शासक बने। बिंदुसार के पुत्र अशोक फिर शासक बने। अशोक के द्वारा अशोक का शासनकाल जो है सबसे ये शासनकाल के रूप में जाना जाता है। अशोक पहले आजीवक संप्रदाय के मानने वाले थे। उसके बाद जो है फिर जब ये अशोक का युद्ध जब हुआ, कलिंग के साथ युद्ध हुआ, उस युद्ध के पश्चात जो है अशोक ने युद्ध की नीति को त्याग दिया और धर्म की नीति अपनाया। और धर्म की नीति इतना ही नहीं बल्कि उससे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने श्रीलंका भी भेजा था। इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा कि सांची का स्तूप अशोक महान के द्वारा बनवाया गया था। सवाल 38 है कि वैदिक सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो इसका सही जवाब है कि वैदिक काल की जो सभ्यता थी वह एक ग्रामीण सभ्यता थी। किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि त्रिरत्न में किससे संबंधित है? तो ये त्रिरत्न जो है ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका 39वां नंबर प्रश्न का सही जवाब बौद्ध धर्म है या जैन धर्म या शैव या वैष्णव। तो यह सही उत्तर के रूप में ऑप्शन नंबर बी जाना जाएगा कि यह जैन धर्म से संबंधित है त्रिरत्न। अगला प्रश्न है कि त्रिपिटक का संबंध किससे है? तो त्रिपिटक का जो संबंध है यह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। 3 पिटक यानी अभिधम पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक। सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक ये मुख्य रूप से त्रिपिटक है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। अर्थात इसका 40वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा